आप सभी अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली क्लास किसकी थी, तो लूनी की सहायक नदियों की हमारी पिछली क्लास थी, जिसमें हमने लूनी की सहायक नदियों की बात की थी। लूनी नदी की जो क्या थी, सहायक नदियां, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और हमने उसी के साथ किसकी चर्चा की, पश्चिम बनास नदी की, जो कि हमारी कच्छ के रण में गिरने वाली दूसरी नदी थी। मैंने आपको पहले बता दिया था खंबात की खाड़ी में और कच्छ के रण में दो नदियां गिरती हैं। वो कौन कौन सी है, पहली जो कच्छ के रण में गिरने वाली लूनी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम बनास। ये लूनी नदी और पश्चिम बनास हमारी कंप्लीट है। इसके बाद जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। खंबात की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो कितनी नदियां गिरती हैं, दो नदियां। कौन कौन सी है वो, पहली हो जाएगी साबरमती, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, दूसरी हो जाएगी माही नदी। माही नदी और साबरमती नदियां कैसी हैं, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से खंबात की खाड़ी कितनी दूर है। तो राजस्थान से खंबात की खाड़ी कितनी दूर है, देखिए। तो देखिए राजस्थान से खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है। 275 किलोमीटर क्या है, खंबात की खाड़ी राजस्थान से कितनी दूरी पर है, 275 किलोमीटर की पर। अब इसके बाद हम जो क्या हमारी पहली नदी साबरमती, इसकी बात करेंगे। साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम की बात करें तो पादरला गांव कोटड़ा क्षेत्र। और ये कोटड़ा क्षेत्र कहां पर है, उदयपुर में। पादरला गांव कोटड़ा क्षेत्र और कहां पर है, उदयपुर में। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और अंत कहाँ होता है, आप सबको पता है कि अंत कहाँ होता है इसका, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर का भाग है, अरब सागर। खंबात की खाड़ी में अंत, उद्गम पादरला गांव कोटड़ा क्षेत्र और कहां से, उदयपुर से। इसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई का मतलब क्या है, साबरमती नदी जहां से स्टार्ट होती है और जहां पर खत्म होती है वहां इसकी लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर। कितनी, 416 किलोमीटर। और अगर राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात कर लिया जाए, सॉरी किस कुल लंबाई की बात करें कि राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो राजस्थान में हो जाएगी 457 किलोमीटर। 457 किलोमीटर। और ये साबरमती नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर जो ये बहती है, साबरमती नदी कहाँ बहती है, तो प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, गुजरात और राजस्थान व गुजरात। राजस्थान और गुजरात में साबरमती नदी बहती है। और अगर यहाँ राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो किस जिले में, सिर्फ एक जिले में, जो कौन सा है, उदयपुर, जहां से ये उद्गम होता है इसका, ठीक है। एक तो साबरमती नदी और एक कौन सी हो जाएगी हमारी, जो लूनी नदी, और एक थी हमारी, सॉरी, एक तो साबरमती नदी और दूसरी पश्चिम बनास नदी,
जो कि एक एक जिले में ही बहती है। ठीक है, देखिए इसके बाद प्रवाह क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, पहले आप यहाँ तक देख लीजिए। आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर इस नदी के किनारे जो क्षेत्र बसे हुए हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस नदी के किनारे या फिर इसके किनारे गांधीनगर, गांधीनगर जो किसका हिस्सा है, गुजरात का, गुजरात। गांधीनगर जो कहाँ है, गुजरात में, वो इसके किनारे स्थित है। साबरमती, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम और मोदी स्टेडियम, मोदी स्टेडियम, मोदी स्टेडियम भी कहाँ पर है, इसके किनारे पर। एक और है जो क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद इसके किनारे स्थित है। तो देखिए, इसके किनारे कौन कौन से क्षेत्र स्थित है। गांधीनगर जो कहाँ है, गुजरात में, साबरमती आश्रम, मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद इसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इसके जो किनारे पर स्थित है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करें तो ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक देखिए क्या है, सेई, बाहवे, मामे, सेई, बाहवे, मामे। इससे कुछ जो हमारी क्या है, इसकी सहायक नदियां उनको देखेंगे। इसके अलावा भी इसकी सहायक नदियां सेई हो जाएगा, सेई से क्या हो जाएगा, सेई, बा से बाकल, हा से हथमती, बतरस क्या हो जाएगी, बतरस, माँ से मारवे, सॉरी मारवे और मेरवा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और देखिए इसकी और अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सेरी हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी हमारी मधुमती, ठीक है, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां। और इसके बाद हम आगे किसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो खंबाती खाड़ी में गिरने वाली दूसरी अन्य नदी है, कौन सी है, माही नदी, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरी कौन सी हो जाएगी, माही नदी, माही नदी। ठीक है, माही नदी के ऊपर हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। तो देखिए अब इसके उद्गम की बात करें, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरोरू की पहाड़ियों से, अमरोरू की पहाड़ियां जो कहाँ पर है, अमरोरू की पहाड़ियां कहाँ पर है, मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियां मेहद झील, और ये कहाँ पर है, मेहद झील एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। देखिए माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरोरू की पहाड़ियों से, मेहद झील के पास है, जो मेहद झील से इसका क्या होता है, उद्गम, जो कहाँ है, एमपी में। और अंत की बात करें, आप सबको पता है कि अंत कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में क्या होता है, इसका अंत होता है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें कि कुल अंत
उद्गम से और अंत तक इसकी लंबाई कितनी है? तो उद्गम से और अंत तक इसकी लंबाई हो जाएगी 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। और देखिए जो हमारी साबरमती नदी थी उसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए। देखिए जब ये जो नदी है साबरमती नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये कैसी हो जाती है? भारत की सर्वाधिक जो प्रदूषित नदियां हैं, भारत की क्या है जो सर्वाधिक प्रदूषित नदियां उनमें ये गिनी जाती है। यह नदी गुजरात में प्रवेश के बाद भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हो जाती है। क्या हो जाती है? भारत की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदियां उनमें कौन सी नदी शामिल हो जाती है? साबरमती। कब? जब ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये हो गई इसकी कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई। इसके बाद ये कौन कौन से राज्य में बहती है उसकी बात करेंगे, मतलब प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से राज्य में बहती है? तो राजस्थान या फिर किस राज्य की संयुक्त है, ये संयुक्त नदी है। राजस्थान, गुजरात और एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसका? प्रवाह क्षेत्र। तो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले आ जाएगा इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये नदी कैसे बह रही है राजस्थान में? तो देखिए ये हो जाएगा राजस्थान का दक्षिणी भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग है? राजस्थान का दक्षिणी। अब यहाँ तो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और ये क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात। यहाँ से ये स्टार्ट होगी और ऐसे करके ये ऐसे गुजरात में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से फिर गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, ये कैसे आकार की हो जाती है? ये उल्टे यू आकार की हो जाती है। ठीक है, इसकी आकृति की बात करें, आकृति उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की इसकी आकृति है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जब यहां से कर्क रेखा गुजर रही है एक, ठीक है, यहां से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। ये नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा को कैसे काट रही है? 2 भागों में 2 बार काट रही है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है और इसकी आकृति कैसी हो गई? कर्क रेखा के समान। कर्क रेखा को संयुक्त लेकर, कर्क रेखा को अगर हम साथ लेकर चले तो ये जब 2 बार काटेगी तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? ए के समान हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर के समान इसकी आकृति हो जाएगी। लिख लीजिए, यह नदी कर्क रेखा को
इसकी आकृति कैसी हो जाती है? ए अक्षर के समान। ए अक्षर के समान। ए अक्षर के समान क्या हो जाती है? कर्क रेखा जब ये काटती है दो बार ये नदी, तो ए अक्षर के समान इसकी आकृति हो जाती है। और देखिए ये नदी क्या बनाती है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्या बनाती है? ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य कांठल का मैदान बनाती है। ये मैंने आपको कई जो हमारी पिछली वीडियो थी उनमें मैंने बता दिया है, ठीक है। और देखिए यह नदी प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य क्या बनाती है? कांठल का मैदान। कांठल का मैदान इसे क्या बोला जाता है? या फिर कांठल के मैदान को छप्पन का मैदान भी कह सकते हैं। छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान या फिर छप्पन का मैदान, ठीक है। अब इसकी जो क्या है उपनाम, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके उपनाम क्या है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले हो जाएगी सबसे पहले कांठल की गंगा। कांठल की गंगा। दूसरे नंबर पर लिखना तो क्या हो जाएगी? बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा। आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा। इसके बाद दक्षिण राजस्थान की गंगा। ये इसके उपनाम है, ठीक है। अब इनकी क्या है विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप अभी तो यहीं तक देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए ये हो गई हमारी माही नदी के उपनाम, ठीक है। इसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। इसकी विशेषता क्या क्या है? ये अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यह है दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। दक्षिण राजस्थान की कैसी नदी है? ये सबसे लंबी नदी है। और इसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 9.46% इसका कुल अपवाह क्षेत्र है। और मैंने इसकी आपको विशेषताएं और अन्य बता दी थी पहले ही कि ये कांठल का मैदान बनाती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, और यह उल्टे यू आकार की में बहती है। इसके बाद आपको बताया था कि ये कर्क रेखा को दो बार काटने के कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है? तो इसकी आकृति ए अक्षर के समान हो जाती है। इसके बाद आपको बता दूं कि यह नदी नावटा गांव जो कहाँ है? डूंगरपुर में। नावटा गांव डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। आप सबको पता होगा कि त्रिवेणी संगम होता क्या है? तो त्रिवेणी संगम जहाँ तीन नदियां आकर मिलती हैं। देखिए नावटा गांव में ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और उस त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां शामिल है? तो देखिए त्रिवेणी
त्रिवेणी संगम की बात करें, त्रिवेणी संगम में नदियां, त्रिवेणी संगम में नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो ये खुद हो जाएगी माही, दूसरी सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम ये तीनों क्या है? त्रिवेणी संगम। और इसी त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम का क्या है? मंदिर स्थित है। इस संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना श्री मावजी ने की। मावजी ने की। किसने की थी इस त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना? तो मावजी ने। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर क्या लगता है? तो आदिवासी में महाकुंभ लगता है। यहाँ पर आदिवासी महाकुंभ। आदिवासी महाकुंभ कब लगता है? माघ पूर्णिमा पर। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ लगता है। और यहाँ पर जो इस मंदिर में किसकी स्थापना, यहाँ ये क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? महारावल आस्करण के द्वारा। महारावल आस्करण के द्वारा क्या की गई? मंदिर की स्थापना। और इसमें पूजा किसकी की जाती है? इस मंदिर में खंडित यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? यहाँ पर पूजा की जाती है। देख लीजिए ये यहाँ पर ये माई नदी की विशेषता हो गई। तो देखिए ये हो गई हमारी माई नदी की कुछ विशेषताएं, और अन्य माई नदी के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।